फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान का फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति। फर्स्ट बुक का हम फर्स्ट चैप्टर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अध्याय 1, दो ध्रुवीयता का अंत। तो इसमें है शीत युद्ध के प्रतीक को दर्शाती वर्ष 1961 में बनी बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा गिरा दिया गया। 1989 में जनता के द्वारा गिरा दिया गया। शीत युद्ध, बर्लिन की दीवार जो है वो शीत युद्ध का प्रतीक है। तो वो 1961 में वो बनी थी और वहाँ के लोगों ने, जनता ने 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया उस दीवार को। और 25 दिसंबर 1991 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ और 15 गणराज्यों के रूप में हो गया। मतलब कि सोवियत संघ जो था वो 15 गणराज्यों के रूप में बट गया 25 दिसंबर 1991 को। सोवियत संघ का जन्म, सोवियत व्यवस्था प्रणाली। सोवियत संघ का जन्म कब हुआ? तो वर्ष 1917 में बोल्शेविक क्रांति के द्वारा सोवियत संघ का जन्म हुआ। बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ अस्तित्व में आया। सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए एक केंद्रीकृत योजना, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली के नाम से पहचानी गई। तो जैसे सोवियत प्रणाली क्या है, तो सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए समतावादी समाज के निर्माण के लिए एक केंद्रीकृत योजना बनाई गई, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था को सोवियत प्रणाली कहा गया। सोवियत प्रणाली जो है, तो सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं? तो सोवियत प्रणाली पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। सोवियत प्रणाली जो थी वो पूंजीवाद व्यवस्था का विरोध करती थी और समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। मतलब कि वो चाहती थी समाजवाद जो है पूंजीवादी व्यवस्था को वो हटाना चाहती थी, उसका विरोध करती थी। सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। साम्यवादी पार्टी का दबदबा था, मतलब कि साम्यवादी पार्टी का दबाव था सोवियत प्रणाली पर। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध थी, जैसे रोजगार हो गई, रोटी, कपड़ा, मकान। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा जो नागरिकों को चाहिए, रोजमर्रा की सुविधा, तो वो सभी नागरिकों को उपलब्ध थी। बेरोजगारी का अभाव था, मतलब बेरोजगारी नहीं थी, सभी लोगों को रोजगार मिला हुआ था। तो बेरोजगारी का अभाव। उन्नत संचार प्रणाली, सही से विकास भी हो रहा था। मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, उत्पादन का जो साधन था उस पर राज्य का नियंत्रण था। अब यह है दूसरी दुनिया। तो ये जितने भी टॉपिक हैं, ये दूसरी दुनिया, ये इम्पोर्टेंट है 2 नंबर में, कि दूसरी दुनिया का देश किसे कहते हैं, तो वो 2 नंबर में आता है। तो पूर्वी यूरोप के समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया इन समाजवादी देशों को ही दूसरी दुनिया की संज्ञा दी गई है। आप ये लिख सकते हैं, पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों को दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमारा पेपर में 2 नंबर में आता है। मिखाइल गोर्बाचेव और सुधार। तो 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण को अपनाया। मिखाइल गोर्बाचेव ने पूर्ण संरचना, पेरेस्ट्रोइका और खुलेपन के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी 25 दिसंबर 1991 में हुआ था। सोवियत संघ की समाप्ति हुई थी। बोरिस येल्त्सिन ने नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन एवं बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। तो सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किसने की थी?
ये भी आ सकता है। तो पूर्वी यूरोप के देशों ने रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। अब स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल किसे कहते हैं? ये भी आपका पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें आप लिख देंगे सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए देशों का उदय हुआ और इन सभी देशों ने एक अंतः सरकारी संगठन का निर्माण किया। सोवियत संघ का जब विघटन हो गया था तो 15 नए देशों का उदय हुआ और एक सरकारी संगठन का निर्माण किया, एक सरकारी संगठन बनाया जिसकी सदस्यता स्वैच्छिक थी। इसे ही स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल कहा गया, CIS, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे CIS कहेंगे। यह एक ऐसा संघ है जो अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार, श्रम और वस्तुओं की आवाजाही बनाए रखता है। एक ध्रुवीय विश्व तो वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका ही बचा रहा और सभी शक्तियों का केंद्रीकरण अमेरिका के इर्द गिर्द होने लगा। इस तरह से विश्व एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया। एक ध्रुवीय विश्व के बनने के बाद कई सारे परिणाम देखने को मिले, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संबंधों में बदलाव, पूंजीवादी व्यवस्था का प्रचार प्रसार और साम्यवादी व्यवस्था का कमजोर होना, उदारवादी लोकतांत्रिकरण व्यवस्था का मजबूत होना इत्यादि। जैसे सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था वो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो सोवियत संघ का विघटन होने के बाद विश्व में एक महाशक्तिशाली देश के रूप में बस अमेरिका ही बचा था। तो और सभी शक्तियों का केंद्र अमेरिका के पास ही था। तो जब इस तरह विश्व की एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया, यह एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया। तो इसके एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित होने के बाद इसके परिणाम देखने को मिले कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संबंधों में बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संबंध जो थे उसमें बदलाव आ गए और पूंजीवादी व्यवस्था का प्रचार प्रसार होने लगा और साम्यवादी व्यवस्था जो थी वो कमजोर हो गई। अब सोवियत संघ जो था, तो सोवियत संघ का विघटन हुआ क्यों था? तो सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण नागरिकों की आकांक्षाओं का पूरा न हो पाना। नागरिकों की जो आकांक्षा थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। जैसे नागरिकों को रोजगार चाहिए था और बाकी अन्य सुविधाएं जैसे हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए और बाकी अच्छी सड़कें, ये सब पूरी नहीं हो पा रही थी। और सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा, सोवियत प्रणाली जो थी उस पर नौकरशाही का शिकंजा था, मतलब वो किसी के कब्जे में थी, नौकरशाही और उस पर दबदबा था। तो इस कारण भी सोवियत प्रणाली सही से नहीं हो पाई और सोवियत संघ का विघटन हो गया। और साम्यवादी पार्टी का राजनीति पर अंकुश, साम्यवादी पार्टी जो थी, साम्यवादी पार्टी का राजनीति पर अंकुश, साम्यवादी पार्टी का राजनीति पर अंकुश था। राजनीति पर संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर, संसाधनों का जो ज़्यादा उपयोग हो रहा था वो परमाणु हथियारों पर हो रहा था, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा लड़ाई वड़ाई के लिए ज़्यादा जो खर्चा हो रहा था वो परमाणु हथियारों पर हो रहा था। तो इस कारण भी नागरिकों की आकांक्षा पूरी नहीं हो रही थी, तो सोवियत संघ का विघटन हो गया था। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम की देशों की तुलना में पीछे होना, जैसे प्रौद्योगिकी विकास भी पश्चिम की देशों की तुलना में कम हो गया था। रूस वर्चस्वशाली हो गया था। और गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना, गोर्बाचेव ने जो सुधार किए थे तो उसका विरोध किया गया, इस कारण भी इसका विघटन हुआ। अर्थव्यवस्था का गतिरोध होना और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, अर्थव्यवस्था गतिरोध हो गई और उपभोक्ता नागरिकों को जो वस्तु चाहिए वो उसकी कमी हो गई थी। राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता इच्छा का उभार, सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, साम्यवादी पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह न होना। साम्यवादी जो पार्टी थी वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, जैसे जनता कोई भी प्रश्न पूछ रही है, कोई भी आवाज़ उठा रही है तो उसके प्रति वो जवाबदेह नहीं थी। और इसके बाद है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके परिणाम क्या हुए? शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया, शीत युद्ध का जो संघर्ष था वो समाप्त हो गया। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय, जैसे अभी
हमने पढ़ा था एक ध्रुवीय विश्व 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो उसके बाद एक महाशक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका बचा था और सारी शक्तियों का केंद्र अमेरिका के पास था। तो वही एक ध्रुवीय विश्व में उभरा और फिर एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय हो गया। हथियारों की होड़ की समाप्ति, हथियारों की जो होड़ थी, लड़ाई बड़ाई हथियारों की होड़ उसे बोलते हैं, तो उसकी समाप्ति होगी। सोवियत गुट का अंत और 15 नए देशों का उदय। सोवियत गुट जो था, सोवियत गुट का अंत हो गया था और 15 नए देशों का उदय हुआ था, क्योंकि सोवियत गुट जब 15 गणराज्यों में बट गया था। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। रूस जो था वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में परिवर्तन हो गया। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया। पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व, पूंजीवादी व्यवस्था जिसे और उदारवादी व्यवस्था मजबूत हो गई, उसका वर्चस्व हो गया। अब शॉक थेरेपी का भी क्वेश्चन 2 नंबर में आता है कि शॉक थेरेपी क्या है। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद, साम्यवाद का जब पतन हो गया था, तो पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे और रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। जो मॉडल अपनाया गया उसे ही हम शॉक थेरेपी कहा गया। यह मॉडल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित था। यह मॉडल जो था वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित था। तो शॉक थेरेपी की विशेषताएं हैं मिल्कियत का प्रमुख रूप, निजी स्वामित्व, राज्य की संपदा का निजीकरण, सामूहिक फॉर्म, जैसे सामूहिक फॉर्म की जगह निजी फॉर्म होने लगा, और मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, मुद्राओं की आपस में बदलाव होने लगे, परिवर्तनीयता होने लगी, पश्चिमी देशों का आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। पूंजीवादी के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। और शॉक थेरेपी के परिणाम क्या कह रहे हैं? तो रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रूस का औद्योगिक ढांचा जो था तो वो चरमरा गया शॉक थेरेपी के द्वारा। और आर्थिक परिणाम अनुकूल नहीं रहे। रूसी मुद्रा जो रूबल थी तो उसमें भारी गिरावट, रूसी मुद्रा में भारी गिरावट आ गई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था का अंत, समाज कल्याण की जो भी पुरानी व्यवस्था थी ये सब, तो उसका अंत हो गया। विश्व की सबसे बड़ी ग्रास सेल 90% उद्योगों को निजी हाथों में औने पौने दाम पे बेचा गया। तो जैसे विश्व की सबसे बड़ी ग्रास सेल क्या किसे कहते हैं, तो आप यही लिख देंगे, विश्व की सबसे बड़ी ग्रास सेल 90% उद्योगों को निजी हाथों में औने पौने दामों में बेचा गया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी ग्रास सेल किसे कहते हैं। और आर्थिक विषमता में वृद्धि, खदानों का संकट, माफिया वर्ग का उदय। लोकतांत्रिक संस्थानों के निर्माण न होने के कारण कमजोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां, जिसे सत्तावादी, राष्ट्रवादी और राष्ट्रपति शासन का उदय। संघर्ष और तनाव के क्षेत्र, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। संघर्ष और तनाव के क्षेत्र, पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आकांक्षा वाले क्षेत्र बने रहे। तो पूर्व सोवियत संघ जो था तो उसके अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आकांक्षा वाले क्षेत्र बने रहे। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल अंदाजी भी बढ़ी। रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। रूस के जो 2 गणराज्य थे चेचन्या और दागिस्तान, इसमें हिंसा के द्वारा अलगाववादी आंदोलन चले। और पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया 2 भागों चेक और स्लोवाकिया में बट गया। पूर्वी यूरोप में एक था चेकोस्लोवाकिया, तो ये 2 भागों में बट गया, चेक और स्लोवाकिया।
बाल्कन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बंट गया। बाल्कन गणराज्य जो था यूगोस्लाविया नाम था, यूगोस्लाविया। तो वो गृह युद्ध हुआ था, तो उसके कारण कई प्रांतों में बंट गया, जिसमें शामिल वो बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वो बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया, इन चारों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। बाल्टिक क्षेत्र का लिथुआनिया नाम का था उस राज्य, उसने मार्च 1990 में स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। और एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने एक साल बाद 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। 1991 में ये तीनों संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए और वर्ष 2004 में नाटो में शामिल हो गए। मध्य एशिया है, तो मध्य एशिया के देश ताजिकिस्तान में 10 वर्ष तक अर्थात 2001 तक गृह युद्ध चलता रहा। मध्य एशिया में 10 वर्ष तक 2001 तक गृह युद्ध चलता रहा। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति रही। यहाँ पे मध्य एशियाई गणराज्य में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं। इस कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का आंकड़ा भी बन रहा है। मध्य एशिया का जो देश था, तो वहाँ मतलब कि पेट्रोल का भंडार था, तो इस कारण यह क्षेत्र जो है बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का आंकड़ा बन रहा है। यहाँ पे रूस और अन्य पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध। रूस के साथ और अन्य पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे थे? तो पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़ हैं। रूस के साथ भी अच्छे हैं भारत के संबंध। रूस के साथ मतलब कि ज़्यादा ही अच्छे संबंध है भारत के, क्योंकि रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। दोनों ही देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों तथा वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। वर्ष 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। वर्ष 2001 में भारत और रूस ने 80 द्विपक्षीय समझौतों पर, दोनों पक्ष के समझौतों पर हस्ताक्षर किए, रूस ने और भारत ने। यहाँ पे है वर्ष 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत रूसी हथियारों का एक बड़ा खरीदार है। भारत जो है वो रूसी हथियारों का एक बड़ा खरीदार है। रूस से तेल का आयात किया जाता है और परमाणविक योजना और अंतरिक्ष योजना में रूस की मदद मिलती है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात को बढ़ाने के प्रयास हुए। उज्बेकिस्तान में भारतीय कलाकारों को पसंद किया गया। तो इस चैप्टर उज्बेकिस्तान में भारतीय कलाकारों को पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर ये जो भी हैं ये सारे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमने शॉर्ट्स में इसे रिवाइज कर लिया है चैप्टर नंबर 1, 2 ध्रुवीयता का अंत। ये फर्स्ट बुक का आपका चैप्टर है। प्रथम पुस्तक भाग 1 आपकी फर्स्ट बुक का चैप्टर है, समकालीन विश्व राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12th का। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।